आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की 10वीं क्लास या 10वां लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। उसका पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसके आंसर देखिए, क मुंबई, ख दिल्ली, ग बनारस और घ जयपुर। इसका आंसर होगा बनारस, क्योंकि प्रेमचंद जी भी इस पत्रिका के संस्थापक रहे थे। तो ये पत्रिका जो है वो बनारस से छपती है। इसका आंसर होगा ग बनारस। दूसरा प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास है? तो ये यथाविधि, विधि के अनुसार इसका विग्रह होगा और जिस समस्त पद में पहला पद जो है या पूर्व पद वो अव्यय होता है तो वो अव्ययी भाव होगा। तो इसका पूर्व पद है वो अव्यय है, अतः इसका आंसर होगा अव्ययी भाव यानी क भाग। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि पूर्वी बोली की जो है, एक उसमें दो परिवार हैं, एक तो बिहारी बोली भाषा परिवार है और एक होगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तीन भाषाएं वहाँ से अलग हैं। लेकिन बिहारी भाषा के अंदर भी और कई छोटी छोटी बोलियाँ आती हैं, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी, संथाली, बोडो, ये सभी जो हैं इसी क्षेत्र की बोली भाषाएं हैं। तो इसका आंसर होगा क और ख, क्योंकि ये दोनों जो बोलियां हैं ये बिहारी भाषा परिवार के अंदर आती हैं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ है? तो अवधी मतलब अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, ठीक है, उसको कहते हैं अवधी। और जो है ये शोरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। आंसर होगा घ। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर होगा इसका क। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1900। ये 1900 में ये पत्रिका छपी थी। सातवां प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले जो आलोचक हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने ही इसे चारण काल कहा, क्योंकि उस जमाने में आदिकाल की बात कर रहे हैं तो उस आदिकाल के अंदर चारण और भाट हुआ करते थे और जो राज्य आश्रित कवि थे उन्हीं का ही महिमा गान गाया करते थे। तो इसीलिए इसका नाम चारण काल भी रखा है। पाहुर दोहा कृति के रचनाकार कौन है? तो इस कृति के रचनाकार हैं सरहप्पा। देखिए, सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा, राम सिंह, धनपाल और हेमचंद्र सूरी, पुष्पदंत, ये सभी जो हैं वो आदिकाल के ही कवि हैं, वो भी जैन कवि हैं। तो इस जो रचना है इसके राइटर हैं यानी रचनाकार हैं सरहप्पा। का आंसर इज द करेक्ट, ठीक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से रामानंद जी का शिष्य नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रामानंद जी जो थे उत्तर भारत में थे और रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में थे। तो उन्होंने अलग मत का प्रवचन किया है, इन्होंने अलग मत का प्रवचन किया, यानी राम भक्ति की अटूट धारा का प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद जी थे। तो रामानंद जी के जो शिष्य नहीं हैं, तो कबीर भी रामानंद जी का शिष्य था, पीपा भी उन्हीं का शिष्य था, धन्ना उनका शिष्य था, सुखानंद भी उनके शिष्य थे, पद्मावती भी कहते हैं उनकी शिष्य थी, भावानंद भी उन्हीं के शिष्य थे, रैदास और नाबादास और सेन नाई और सुरसरी, ये तमाम जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। लेकिन इसमें एक परमानंद दास हैं, ये रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। तो अतः आंसर जो है इसका होगा घ, परमानंद दास।
10वां प्रश्न है गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो गोरा बादल मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई जो सूफी काव्य धारा के अंदर जो गई वो इतना बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, उसी के अंदर ही इसका वर्णन मिलता है गोरा बादल का। आंसर होगा क पद्मावत। प्रश्न संख्या 11, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत भाव इस मत का प्रतिपादन किया था। 12वां प्रश्न है मध्यकाल में किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की थी? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यदि आपने सुना सैयद इब्राहिम नाम से कवि थे, उनका हिंदी में जो नाम रहा वो नाम था रश खान। तो वो मुसलमान थे लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्यधारा में रचना की थी। तो आंसर होगा क रश खान। प्रश्न संख्या 13 है भरत मिलाप के रचनाकार कौन हैं? तो भरत मिलाप के जो रचयिता हैं वो हैं अग्रदास, इन्होंने ही इसे लिखा था। क्वेश्चन संख्या है 14, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो ध्यान रखिए का अगर हम रीति मुक्त धारा की बात करते हैं तो 4 प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहले घनानंद, फिर आलम, फिर बोधा और फिर ठाकुर। लेकिन प्रताप सिंह जो हैं ये आधुनिक काल के जो हैं वो कवि हैं, तो ये उनके ज़माने रीति मुक्त कवि नहीं हैं। इसका आंसर होगा ख प्रताप सिंह। क्वेश्चन संख्या है 15, निम्न में से कौन सी रचना राजा जसवंत सिंह की है? अगर यहाँ ये पूछ लेता नहीं है तो आप देख लेते कि इसमें राजा जसवंत सिंह की रचना देते, लेकिन यहाँ है कौन सी है? तो भारत भूषण जो रचना है वो राजा जसवंत सिंह जी की है। आंसर होगा क सही। 16, क्वेश्चन संख्या 16 है केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके ना अभी बीच में जो हमारा वीडियो चल रहा है उसको पूरा देखें क्योंकि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसका आंसर होगा रामचंद्रिका। इसे एक अन्य नाम से और जानते हैं, उसे कठिन काव्य का प्रेत जो है वो रामचंद्रिका को ही माना गया है, तो इसे ही छंदों का अजायब घर भी माना जाता है। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है? अनुदित होता है किसी अन्य भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन करना, वो है। तो आंसर होगा भारत जननी। भारत जननी जो आंसर है वो है सही आंसर भारतेंदु जी का। चलिए, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है? तो इसका आंसर होगा भारत जननी, क्योंकि भारतेंदु जी ने ये अन्य भाषा से इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो उसका सही उत्तर है ग जो भारत जननी। 18वां प्रश्न है उदय भान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो उदय भान चरित जो है वो प्रेम सागर का दूसरा नाम है। प्रेम सागर के जो हैं वो राइटर हैं सदा सुखलाल, तो इसका आंसर होगा प्रेम सागर। 19वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो आधुनिक काल के कवि और द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ग द्विवेदी युग। और 20वां और अंतिम प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो हिंदी गद्य के प्रवर्तक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये थे वो 20 प्रश्न